नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2025-26 के लिए कंप्यूटर का क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि है आपका लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न, जो कि हो गए 2 और 3 अंक वाले। ठीक है। तो 2 और 3 दोनों जो है, दोनों तरह के जो प्रश्न है उसको हम लोगों ने यहाँ पर सम्मिलित किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। देखिए, अगर ये प्रश्न हम 2 और 3 दोनों के लिए देखेंगे, अगर ये 2 नंबर के लिए पूछा जाए तो आप ये उदाहरण वगैरह आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, आप उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 अंक के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये उदाहरण भी लिखना है। तो देखिए, होता क्या है ना कि जो प्रश्न कभी 2 नंबर में पूछता है वही प्रश्न 3 नंबर में कभी कभी पूछता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, आंसर के लिए थोड़ा सा जो है बढ़ा देना होता है। बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है। तो बात करते हैं, डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप के कितने प्रकार होते हैं। तो डेटा टाइप वह प्रकार होता है जो यह बताता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, किस प्रकार का डेटा संग्रहित किया जा सकता है, और वह कितनी मेमोरी लेगा। ठीक है। तो डेटा टाइप ये बताएगा कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और वो वेरिएबल कितना मेमोरी लेगा। जावा में डेटा टाइप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जो होते हैं ये मूलभूत डेटा टाइप होते हैं, ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, बाइट, शॉर्ट और लॉन्ग। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये यूजर द्वारा बनाए गए, या फिर इसे हम लोग रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। तो ये यूजर द्वारा बनाए गए या फिर रेफरेंस टाइप होते हैं। उदाहरण के तौर पर एरे, क्लास, स्ट्रिंग और इंटरफेस। अगला प्रश्न है, स्टैटिक मेथड क्या है? उत्तर होगा, स्टैटिक मेथड वह मेथड होता है जिसे क्लास के नाम से सीधे कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक मेथड को हम क्लास के नाम से, है ना, क्लास के नाम से हम लोग के साथ हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य बात यही है, स्टैटिक मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से घोषित यानी कि डिक्लेयर किया जाता है। स्टैटिक मेथड सामान्यतः क्लास से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। अगर ये प्रश्न जो है 3 नंबर के लिए आए तो आप ये कोड जरूर लिखना। हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम टेस्ट है। यहाँ पर हम लोग जो है स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद ये आपका मेथड का रिटर्न टाइप हो गया, ये मेथड का नाम सो हो गया। फिर यहाँ से मेथड का बॉडी ओपन होगा और हमने यहाँ पर इस मेथड के बॉडी में लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो। फिर आपका ये जो मेथड है, स्टैटिक मेथड जो सो नाम का है, ये इसका डेफिनेशन यहाँ पर बंद हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन मेथड बना रहे हैं, जहाँ पर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसी सो नाम का जो स्टैटिक मेथड है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास के साथ कॉल करवा रहे हैं। टेस्ट मेरे क्लास का नाम था, तो क्लास का नाम डॉट आपका स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड को कॉल कराने के लिए हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। ठीक है। इस उदाहरण में जो आपका सो था, ये एक स्टैटिक मेथड है जिसे टेस्ट डॉट सो, ये आपका क्लास का नाम हो गया और ये आपका स्टैटिक मेथड का नाम हो गया। ठीक है, ये आपका स्टैटिक मेथड हो गया। इस तरीके से हमने कॉल किया। अगला प्रश्न है, क्लास क्या है समझाइए। इसे 2 नंबर 3 नंबर दोनों के रूप में देखेंगे। ठीक है, दोनों में आ सकता है। तो 2 नंबर के लिए हम लोग डेफिनेशंस पे ज्यादा बात करेंगे, और अगर 3 नंबर के लिए बात करेंगे तो कोडिंग भी थोड़ा सा लिखेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जिसके आधार पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके आधार पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास में डेटा यानी वेरिएबल और उन्हें संचालित करने वाले मेथड शामिल होते हैं। देखिए, आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लास में डेटा होता है और मेथड होता है। यहाँ जो मैंने लिखा संचालित करने वाले मेथड, जिनको आसान लगे वो संचालित करने वाले इस वर्ड को लिखेंगे, जिनको जो है आसान ना लगे आप सिंपली लिख सकते हैं कि क्लास में डेटा और मेथड शामिल होते हैं। आगे बताया गया है, अर्थात क्लास किसी ऑब्जेक्ट की विशेषताएं और कार्य को परिभाषित करती है। ठीक है, तो क्लास जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का जो विशेषता है, उसका जो प्रॉपर्टीज है और उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, उसको ये डिफाइन करता है, उसको ये परिभाषित करता है। अब हम लोग यहाँ पर कोड लिख रहे हैं क्लास का। हम लोग क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम स्टूडेंट है। रोल नंबर और नेम, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके डेटा या वेरिएबल हुए। ठीक है। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले उसको संचालित करने वाला मेथड है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन रोल प्लस
स्पेस नेम, यानी कि जो भी रोल नंबर होगा वो प्रिंट करेगा और जो भी नेम होगा वो प्रिंट करेगा आपका ये डिस्प्ले नाम का मेथड। ठीक है। तो ये जो है ऐसा भी नहीं है कि ये जो है कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं लिखा गया है। लेकिन मुझे क्लास समझाने के लिए जितना कोड चाहिए, है ना, मुझे क्लास का कंसेप्ट को समझाने के लिए जितना कोड चाहिए उतना कोड यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं। यहाँ आगे बताया गया है कि इस उदाहरण में स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें रोल और नेम डेटा है तथा डिस्प्ले एक मेथड है। अगला प्रश्न है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में अंतर बताइए। ठीक है, दोनों में अंतर। अब चूंकि अगर 2 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो दो अंतर बता दीजिएगा। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कहा गया है कि केवल आवश्यक जानकारी दिखाना और आंतरिक विवरण छिपाना। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो आवश्यक जानकारी होती है उसे दिखाया जाता है, जो आंतरिक विवरण होता है, जो इंटरनल डिटेल होता है उसे छिपाया जाता है। इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करें तो डेटा और मेथड को एक इकाई में बांध कर रखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एब्स्ट्रैक्शन है वो किसी सिस्टम की जटिलता को कम करता है, जबकि ये डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है इनकैप्सुलेशन। इसमें कहा गया है एब्स्ट्रैक्शन में कि उपयोगकर्ता को केवल जरूरी फीचर दिखाता है, जबकि इसमें बताया गया है इनकैप्सुलेशन में कि डेटा को बाहरी पहुंच से नियंत्रित रखता है। ठीक है, कोई बाहरी, है ना, कोई बाहरी आपके डेटा को पे कंट्रोल ना कर ले, इस चीज से वो दूर रखता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और जो इंटरफेस है इसके जरिए आप जो है एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि क्लास, प्राइवेट वेरिएबल और गेटर सेटर इसके जरिए आप इनकैप्सुलेशन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है मेथड में पैरामीटर लिस्ट क्या होते हैं। मेथड में पैरामीटर लिस्ट उन वेरिएबल की सूची होती है जो मेथड के नाम के बाद कोष्टक यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है। इन पैरामीटर के माध्यम से मेथड को आवश्यक मान यानी जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू होता है वो प्रदान किया जाता है, जिनका उपयोग मेथड के अंदर कार्य करने के लिए किया जाता है। यानी जो पैरामीटर होता है वो वेरिएबल का सूची होता है। ठीक है, और वो हम लोगों को जो है आवश्यक मान जो है देता है और उसी से आपका मेथड काम करता है। इसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बनाया है जिसका नाम है ऐड। इसमें इंट ए कॉमा इंट बी ये दोनों पैरामीटर हैं। ठीक है, ये मेथड का रिटर्न टाइप है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इंट सी बराबर ए जोड़ बी। तो ये जो ए और बी जो आपके पैरामीटर हैं इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना, कहीं बाहर से कोई वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू जुड़कर किसमें स्टोर हो जाएगा, सी में। तो कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर होता है वो आपका जो है मेथड के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ए और बी का वैल्यू जुड़ करके सी में आएगा और हम लोग सी का वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया मेथड का पैरामीटर को लेकर के। यहां मैंने बताया भी है कि इस उदाहरण में इंट ए इंट बी पैरामीटर लिस्ट है। इनके माध्यम से मेथड को 2 मान दिए जाते हैं जिनका उपयोग जोड़ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एरे की उदाहरण सहित संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरे। देखिए, एरे के बारे में कहा गया है कि एरे समान प्रकार के कई डेटा को एक ही नाम से क्रमबद्ध रूप से संग्रहित करने की संरचना है। एरे एक प्रकार का जो डेटा है उसको एक नाम से, है ना, बहुत सारा डेटा को आपने जो है एक जगह कलेक्ट किया है, एक जगह संग्रहित किया। बहुत सारा जो डेटा है जो कि सब सेम प्रकार के होने चाहिए, ठीक है, उसको आप क्रमबद्ध तरीके से यानी सीरियल वाइज तरीके से जो है आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ऐसी संरचना को हम लोग एरे कहते हैं। एरे के प्रत्येक तत्व को यानी एरे के प्रत्येक एलिमेंट को इंडेक्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है और इंडेक्स सामान्यतः 0 से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ इंट जो है ये मेरे एरे का डेटा टाइप है, ए मेरा एरे का नाम है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि बता रहा है कि ये एक 1 डायमेंशनल एरे है। इसमें हमने वैल्यू स्टोर किया है 10 20 30 40 50, यानी इस ए एरे में 5 हमने वैल्यू स्टोर किया है और पांचों के पांचों क्या है, इंटीजर है। तो ये समान टाइप का डेटा हो गया। इस उदाहरण में ए एक एरे है जिसमें 5 पूर्णांक यानी 5 इंटीजर जो है स्टोर किए गए, संग्रहित मतलब स्टोर किए गए हैं। यहां पर क्या होगा कि जो ए जीरो होगा, ठीक है, ए जीरो जो होगा वो 10 देगा, ए वन जो होगा वो 20 देगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस प्रकार से एरे बनाते हैं तो इसमें इस एरे में 5 वैल्यू स्टोर हुआ कुछ इस प्रकार से।
और जो 10 है उसको अगर आप प्रिंट कराना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा A0। एरे का नाम ए है, और ये जो 0 1 आप लिख रहे हैं ना, 0 A 0 या A 1, इस 0 1 को हम लोग 0 1 2 हो गया या 3 हो गया, इससे हम इन 1 2 3 4 को हम लोग एरे का इंडेक्स कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एरे के एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, तो एरे के एलिमेंट को हम इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करते हैं। इस प्रकार एरे की सहायता से समान प्रकार के कई मानों को आसानी से संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सेम टाइप का जो डेटा है उसको जो है, ढेर सारा डेटा को जो है एक जगह आप स्टोर कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एब्स्ट्रैक्शन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ किसी सिस्टम की केवल आवश्यक विशेषताओं को दिखाना और अनावश्यक या आंतरिक विवरण को छिपाना है। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं उसे दिखाना, और जो आंतरिक चीज है, जो अनावश्यक चीज है, उसे छिपाना। इसका उद्देश्य प्रोग्राम को सरल और समझने में आसान बनाना होता है। एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी दिखाई जाती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जबकि अंदर का कार्यान्वयन यानी अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो छुपा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंगल रोटर ड्रोन कैसा होता है? सिंगल रोटर ड्रोन ऐसा ड्रोन होता है जिसमें एक मुख्य बड़ा रोटर होता है। ठीक है, रोटर कहते हैं जैसे आप हेलीकॉप्टर में पंख देखे होंगे होंगे ठीक है, तो पंख है तो ये मान लीजिए, ये और इसके साथ ये पंख, तो ये पूरा का पूरा चीज रोटर कहलाता है। ठीक है, पूरा सिस्टम, इसके साथ मोटर भी लगा रहेगा, इसके साथ पंख भी लगा रहेगा। पंख को अलग से प्रोपेलर बोलते हैं, ये तो अलग चीज है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि सिंगल रोटर ड्रोन एक ऐसा ड्रोन होता है जिसमें एक मुख्य बड़ा रोटर होता है जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर लगा रहता है। इसके साथ संतुलन बनाए रखने के लिए पीछे एक छोटा सा टेल रोटर भी लगा होता है। यह ड्रोन हवा में स्थिर रहने, है ना, यह ड्रोन हवा में स्थिर रहने, ऊपर नीचे जाने और दिशा बदलने में सक्षम होता है। सिंगल रोटर ड्रोन का उपयोग अक्सर कृषि, निगरानी, मैपिंग और भारी सामान ले जाने जैसे कार्यों में किया जाता है। तो ये जो आप उत्तर है, आप 2 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं और 3 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं। उड़ान क्षेत्र में रेड जोन का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि उड़ान क्षेत्र में रेड जोन वह संवेदनशील क्षेत्र होता है जहां ड्रोन या अन्य विमानों की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित रहती है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, सरकारी आवासों, परमाणु संयंत्रों और महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास रेड जोन घोषित किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या सुरक्षा खतरे से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, ड्रोन क्या है, यह कैसे कार्य करता है? इसका उत्तर होगा कि ड्रोन एक मानव रहित एयरक्राफ्ट है। इसे हम रोबोट का एक प्रकार कहेंगे जो कि उड़ता है। इसे रिमोट कंट्रोल या सॉफ्टवेयर की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसमें रोटर अर्थात एक प्रकार का जो मोटर होता है जिसमें प्रोपेलर यानी पंखे लगे होते हैं। जब ये प्रोपेलर घूमते हैं तो ये हवा को नीचे ढकेलते हैं, जिससे ड्रोन ऊपर की तरफ उठता है और हवा में उड़ता है। अगला प्रश्न है कि रोबोटिक्स का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसे आप जो है 2 से 3 मार्क्स दोनों के लिए आंसर लिख सकते हैं। रोबोटिक्स का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि उद्योग, चिकित्सा, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेना, अ, शिक्षा और कृषि आदि में। केवल 2 के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बताएंगे चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा में रोबोट का उपयोग सर्जरी यानी ऑपरेशन करने, दवाइयों की जांच करने और रोगों के उपचार में किया जाता है। रोबोट की सहायता से बहुत सटीक और सुरक्षित ऑपरेशन किए जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों में रोबोट का उपयोग मशीन चलाने, सामान पैक करने, वेल्डिंग और असेंबली लाइन में किया जाता है। इससे उत्पादन तेज और अधिक सटीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स के कोई 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर में देखिए, खतरनाक कार्यों में उपयोग। रोबोट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जो मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, बम निष्क्रिय करना, खदानों में काम करना आदि। इससे मानव जीवन सुरक्षित रहता है। दूसरा लाभ, कार्य में अधिक सटीकता लाने के लिए, है ना, कार्य में अधिक सटीकता और गति यानी एक्यूरेट
सटीक मतलब एक्यूरेट भी काम हो और मेरा काम तेजी से भी हो। रोबोट बहुत तेज और सटीक तरीके से काम करते हैं, इसलिए उद्योगों में रोबोट का उपयोग करने से उत्पादन जल्दी और कम त्रुटि के साथ होता है, कम गलती के साथ होता है। अगला प्रश्न है, आइजेक असीमो, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। आइजेक असीमो के रोबोटिक्स के तीन नियम कौन कौन से हैं? तो आइजेक असीमो के रोबोटिक्स के तीन नियम, पहला नियम क्या है? कोई भी रोबोट किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा और न ही अपनी निष्क्रियता के कारण किसी मनुष्य को हानि होने देगा। जब वो निष्क्रिय होगा, जब वो हो सकता है अपने आप को जो है वो रोबोट अपने आप को खत्म करे, तो जब अपने आप को खत्म कर रहा हो तो उस वक्त भी मनुष्य को हानि ना होने देना। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम समझ गए ना, कि रोबोट किसी मनुष्य को हानि ना पहुंचाए, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि रोबोट मनुष्य द्वारा किए गए आदेशों का पालन करेगा, जो भी आदेश देगा, ठीक है, मनुष्य उसका पालन करेगा, बशर्ते कि वे आदेश पहले नियम के विरुद्ध ना हो। ऐसा ना हो कि मनुष्य कुछ जो है खतरनाक आदेश दे दिए कि भाई उसको मार दो, ऐसा कुछ कर दो, है ना, किसी अन्य मनुष्य के साथ नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर कोई आदेश दे कोई मनुष्य रोबोट को, तो तब वो रोबोट वो काम नहीं करेगा। तीसरा नियम, रोबोट अपनी सुरक्षा करेगा जब तक कि उसकी सुरक्षा पहले और दूसरे नियम के विरुद्ध ना हो। अपना सुरक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि पहला और दो दूसरा नियम है उसके विरुद्ध वो काम ना करे, अपनी सुरक्षा के चक्कर में वो पहला नियम और दूसरा नियम ना तोड़ दे। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है, सेंसर क्या होते हैं? किन्हीं दो सेंसर के कार्य लिखे। सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो रोबोट को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी देते हैं। सेंसर की सहायता से रोबोट प्रकाश, तापमान, दूरी, आवाज आदि को पहचान सकता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। दो सेंसर और उनके कार्य, पहला है लाइट सेंसर। यह सेंसर प्रकाश की मात्रा को पहचानता है। कार्य, रोबोट को यह बताता है कि आसपास रोशनी अधिक है या कम। इसका उपयोग लाइन फॉलोइंग रोबोट या ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम में होता है। अगला है आपका सेंसर जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। यह सेंसर दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्य, रोबोट के सामने आने वाली वस्तु की दूरी का पता लगाता है, जिससे रोबोट टकराने से बच सकता है। अगला प्रश्न है, रोबोट तथा मानव में दो भिन्नता बताइए। ठीक है, दो बोल रहा है तो ये 2 मार्क्स के लिए ही रहेगा। रोबोट एक मशीन है जिसे मनुष्य बनाता है, जबकि मानव एक जीवित प्राणी है। रोबोट प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है, जबकि मानव सोच समझकर और निर्णय लेकर के कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डायलॉग क्लास क्या करती है? ये क्वेश्चन AWT से है, ठीक है, AWT। डायलॉग क्लास क्या करती है? तो इसका प्रश्न संख्या 15 15 हो गया है, सेम, चलिए कोई बात नहीं। डायलॉग क्लास जावा के AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट। AWT का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो जो डायलॉग क्लास होता है वो जावा का जो AWT होता है की एक कंटेनर क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि AWT के अंदर जो है कंटेनर क्लासेस होती हैं, तो ये जो डायलॉग क्लास है वो एक कंटेनर क्लास है जिसका उपयोग छोटी पॉपअप विंडो बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कभी छोटा छोटा विंडो खुलता है, जैसे हम कुछ सेव करने जा रहे हो तो छोटा सा विंडो खुला है ना, कभी वार्निंग वाला कुछ विंडो खुला, तो उसको बनाने के लिए किया जाता है। यह विंडो उपयोगकर्ता को संदेश दिखाने, चेतावनी देने या इनपुट लेने के लिए प्रयोग की जाती है। डायलॉग क्लास के मुख्य कार्य हैं, उपयोगकर्ता को सूचना देना, चेतावनी या त्रुटि संदेश दिखाना, उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करना। तो अगर 2 मार्क्स में पूछे तो आप इतना लिख दो, और अगर 3 मार्क्स में पूछे तो ये भी लिख दो। अगला प्रश्न है, सेट लेआउट मेथड का कार्य क्या है? ये भी AWT से है। तो सेट लेआउट मेथड का उपयोग जावा के AWT में किसी कंटेनर जैसे कि फ्रेम या पैनल के अंदर रखे गए कंपोनेंट की व्यवस्था या लेआउट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब सेट लेआउट का काम क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, मतलब एक फ्रेम है, इसके अंदर जो है कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिखा है इंटर योर नेम, तो इस बॉक्स में नेम भरेंगे, इंटर योर एज, यहाँ पर एज भरेंगे। तो इसका जो लेआउट है ना, इसका जो डिजाइन है, इसका जो व्यवस्था है कि ये जो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पोजीशन रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपका सेट लेआउट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो व्यवस्था या लेआउट निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह मेथड तय करता है कि कंटेनर के अंदर ये जो कंपोनेंट होंगे, ये फ्रेम एक कंटेनर है और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स,
लेबल, बटन जो भी होता है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो मेथड ये तय करता है कि कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट होंगे ये किस प्रकार और किस क्रम में दिखाई देंगे। कंपोनेंट क्लास के किन्हीं दो मेथड को लिखिए। तो जावा के AWT में कंपोनेंट क्लास GUI के सभी कंपोनेंट्स जैसे कि बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड आदि की मूल बेस क्लास होती है। इस क्लास में कई उपयोगी मेथड होते हैं। इसको अगर और भी शॉर्ट तरीके से अगर हम लोग, अगर आपको लगता है कि ये लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है तो आप सीधे ऐसा कीजिए, ब्रैकेट वाले चीज को इग्नोर कीजिए। जावा में AWT है ना, जावा के AWT में कंपोनेंट क्लास GUI के सभी कंपोनेंट्स की बेस क्लास होती है। ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट है ये सब भी क्लास है, और इन सभी क्लास का जो बेस क्लास होता है वो होता है आपका कंपोनेंट क्लास। ठीक है, कंपोनेंट क्लास इन सभी क्लासेस के बेस क्लास होते हैं। जो लोग इनहेरिटेंस पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास में कई उपयोगी मेथड्स होते हैं। तो हम लोग को जो है यहाँ पर दो मेथड्स के बारे में लिखना है। ऐसे तो कह रहे हैं कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम केवल दो मेथड को यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है सेट साइज मेथड। इसका काम क्या है? इस मेथड का उपयोग किसी कंपोनेंट का आकार यानी विड्थ और हाइट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कोई कंपोनेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसका विड्थ क्या होगा और इसका हाइट क्या होगा, इसको निर्धारित किया जाएगा इस सेट साइज के जरिए। अगर इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में आता है तो आप उदाहरण में कोड भी लिखेंगे, जैसे आप उदाहरण में आपको ये कोड भी लिखना होगा। और अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो केवल आप ये जो थ्योरी लिखेंगे। यह बटन, अच्छा यहाँ पर समझाया गया है कि ये कोड लिखने से क्या होगा। इस कोड को लिखने से यह बटन की चौड़ाई, ये जो बटन, कोई बटन होगा उस बटन का चौड़ाई को 100 करेगा और हाइट को 50 करेगा। यानी हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ ये 50 होगा और यहाँ से जो होगा ये 100 होगा। अगला हमारा जो मेथड उसका नाम है सेट विजिबल मेथड। ठीक है, विजिबल मतलब दिखाई देना होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस मेथड का उपयोग किसी कंपोनेंट को दिखाने या छिपाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फ्रेम एफ, एफ एक फ्रेम है ना, यानी एफ नाम का एक फ्रेम बना रहे हैं। एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, अगर हम ट्रू कहेंगे तो मेरा फ्रेम जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और सेट विजिबल ट्रू, ट्रू मतलब दिखाई देगा, सॉरी दिखाई देगा। सेट विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई देना होता है। ट्रू बोल दिए तो ये दिखाई देगा, फॉल्स रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यह फ्रेम को स्क्रीन पर दिखाई देता है ना, यह फ्रेम को स्क्रीन पर दिखाई देता है। कंटेनर क्लास में कितने कंटेनर होते हैं, दो को समझाइए। तो जावा में जो AWT है में जो कंटेनर क्लास है उसमें, यहां फिर से पढ़ते हैं, जावा के AWT में कंटेनर क्लास वह क्लास होती है जिसमें अन GUI कंपोनेंट्स को रखा जा सकता है। यानी कंटेनर क्लास वो होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या? बटन, लेबल इत्यादि। जावा में सामान्यतः 4 प्रमुख कंटेनर होते हैं। विंडो होता है, फ्रेम होता है, पैनल होता है, डायलॉग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटेनर क्लास के कंटेनर को समझाने को लेकर के। अच्छा, यहाँ पर ये कहा है कि दो को समझाइए। यहाँ तो बोले कि प्रमुख कंटेनर 4 होते हैं लेकिन दो को समझाइए। तो सबसे पहले हम फ्रेम को समझा रहे हैं। फ्रेम एक मुख्य विंडो होती है जिसमें टाइटल बार, मेनू बार, बॉर्डर होते हैं, जिसका उपयोग किसी एप्लीकेशन के मुख्य विंडो बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से कह रहे हैं, अगर ये 3 मार्क्स के लिए आएगा तो कोड लिखिएगा, नहीं आता है 2 मार्क्स के लिए आता है कोड नहीं लिखना है। दूसरा हमारा है पैनल। एक साधारण कंटेनर होता है जिसका उपयोग अन्य कंपोनेंट को ग्रुप में रखने के लिए किया जाता है। इसमें टाइटल बार या बॉर्डर नहीं होता है। ये इसका कोड हो गया। जावा में AWT क्या है समझाइए। AWT जावा का एक GUI पैकेज है। AWT क्या है? जावा का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैकेज है जिसकी सहायता से हम ग्राफिकल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसमें कई कंपोनेंट होते हैं जिनका उपयोग करके यूजर इंटरफेस तैयार किया जाता है। AWT के कंपोनेंट क्या क्या हैं? बटन्स है, लेबल्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है, चेक बॉक्स है और फ्रेम है। अगला क्वेश्चन है, किसी दो एक्सेप्शन को समझाइए। ठीक है, देखिए पहले तो एक्सेप्शन को समझना पड़ेगा। चाहे तो इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में बता रहा हूँ। जावा में एक्सेप्शन वह स्थिति होती है जब प्रोग्राम के चलने के दौरान कोई त्रुटि उत्पन्न होती है, कोई एरर आ जाता है प्रोग्राम चलने के दौरान, जिससे प्रोग्राम का सामान्य प्रवाह रुक जाता है। यानी नॉर्मली जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है। जावा में कई प्रकार के एक्सेप्शन होते हैं। हम लोगों को केवल दो एक्सेप्शन को यहाँ पर जो है समझाना है। तो अगला है आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जब किसी गणितीय क्रिया में त्रुटि होती है, जैसे कि किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो एक एक्सेप्शन, एक एरर आ जाएगा, तब यह एक्सेप्शन उत्पन्न होता है। यानी जब किसी गणितीय क्रिया में कोई त्रुटि होती है
तब ये एक्सेप्शन आता है। कौन सा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। उदाहरण के तौर पर, ये ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 0 है, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए का वैल्यू 10 को बी का वैल्यू 0 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आप आ गया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा भी है कि यहाँ 10 को 0 से भाग देने के कारण अर्थमेटिक एक्सेप्शन उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है एरे इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या है? ये एरे से संबंधित है, ठीक है। जब हम किसी एरे के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं जो उसकी सीमा से बाहर हो, तब ये एक्सेप्शन आता है। उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक एरे बनाया ए, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, इसमें जो है एक 10 स्टोर है, 20 स्टोर है और 30 स्टोर है। एरे का नाम क्या है? ए है। तो पहला कहाँ स्टोर हुआ है? A0 में। दूसरा कहाँ स्टोर हुआ है? A1 में। तीसरा कहाँ स्टोर हुआ है? A2 में। ठीक। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन A5, वो रहा A5 का डाटा प्रिंट कीजिए। भाई यहाँ तो 0 से लेकर के 2 तक है, 5 तो नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना कि भाई A5 का डेटा को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर क्या होगा? वही आपका एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, है ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ एरे की लंबाई 3 है, लेकिन इंडेक्स 5 को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ 21 जो है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस को देखा, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। और ये आप लोगों के लिए स्पेशल टेलीग्राम में एक ग्रुप बना दिया गया है आपका। इसका जो है इस तरीके से कंप्यूटर फॉर यूपी बोर्ड, इस तरीके से सर्च कीजिएगा ना, @ लगा करके बिना स्पेस का ये टाइप कीजिएगा, तो आपको जो है ये ग्रुप मिल जाएगा। इसमें 2026 का जो आपका ये एग्जाम है 12th का, उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशंस वगैरह इस ग्रुप में बहुत सारी चीजें डाली जा रही हैं, कंटेंट डाले जा रहे हैं। वहां से आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। और मैं यही कहूंगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जो है इस ग्रुप में जो है जोड़िए, ताकि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी कुछ कंटेंट वहां पर मिल जाए। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग जो है ढेर सारा कंटेंट, ढेर सारा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।